सोचिए, अगर कोई आपको आज 30 मिलियन डॉलर्स दे दे तो आप क्या करेंगे? महंगी गाड़ियां खरीदेंगे या बड़ा घर लेंगे या फिर दुनिया घूमने निकल जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि ये पूरे 30 मिलियन डॉलर्स सिर्फ 30 दिनों के अंदर खत्म करने हैं और अगर एक भी डॉलर बच गया तो आप सब कुछ हार जाएंगे। अब जरा इस आदमी को देखिए, ये कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि एक साधारण सा बेसबॉल प्लेयर है जिसकी टीम काफी खराब खेलती है और उसी स्टेडियम में रेलवे ट्रैक होता है और जब भी वहां से ट्रेन गुजरती है तो सबको वही गेम रोकनी पड़ती है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि वह करोड़ों डॉलर्स की प्रॉपर्टी का वारिस बन गया है। लेकिन यहाँ एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। उसे 30 मिलियन डॉलर्स खर्च करने होंगे, पर एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि उसे यह सारे पैसे 30 दिनों में खर्च करने हैं। पैसे खर्च करने के लिए वह लोगों को नौकरी देता है, महंगी चीजें खरीदता है, लाखों डॉलर्स डोनेट करता है और करोड़ों डॉलर्स उड़ाता है। फिर भी उसका पैसा खत्म होने की जगह बढ़ता ही जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर उसने किसी को इस राज्य के बारे में बता दिया तो उसे एक भी डॉलर नहीं मिलेगा। तो क्या यह आदमी 30 दिनों में 30 मिलियन डॉलर्स खत्म कर पाएगा या फिर इतनी बड़ी दौलत के हाथों से फिसल जाएगी? आखिर तक बने रहिए क्योंकि इस कहानी में पैसा इतना है कि गिनते गिनते आप भी थक जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत मॉन्टी नाम के एक आदमी से होती है जो एक बेसबॉल प्लेयर होता है। वह बुल्स नाम की एक छोटी लीग की टीम के लिए खेलता है। उसकी टीम बहुत खराब खेलती है। उसी स्टेडियम में एक रेलवे ट्रैक भी होता है। जब भी ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो मैच कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है। यह देखकर लोग अक्सर उनकी टीम का मजाक उड़ाते रहते हैं। एक दिन मॉन्टी अपने सबसे अच्छे दोस्त स्पाइक से कहता है कि मैदान में बैठा एक आदमी लगातार उसकी तस्वीरें ले रहा है। उस आदमी का नाम डिनाल्डो होता है। वह पिछले 3 मैचों से यही काम कर रहा था, इसलिए मॉन्टी को लगने लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वह मजाक में कहता है कि अपना ध्यान रखना क्योंकि उसका दोस्त अब बड़ी लीग में जाने वाला है। उसे पूरा यकीन था कि डिनाल्डो कोई स्काउट है जो उसे देखने आया है। स्पाइक उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है। वह कहता है कि तुम जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा रहे हो सकता है वह आदमी किसी और वजह से यहाँ आता हो। लेकिन मॉन्टी अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं होता। उसी दिन उनकी टीम हैरानी वाली जीत हासिल कर लेती है। मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ी जश्न मनाने निकल जाते हैं। वहाँ मॉन्टी और स्पाइक की नजर 2 लड़कियों पर पड़ती है जो मैच का खूब मजा ले रही होती हैं। दोनों दोस्त उनसे बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके साथ हंसी मजाक शुरू कर देते हैं। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वे उन्हें अपने घर आने का इनविटेशन तक दे देते हैं। इसी दौरान डिनाल्डो अपने मालिक को फोन करके मॉन्टी की हरकतों की जानकारी देता है। तब पता चलता है कि वह कई दिनों से मॉन्टी का पीछा कर रहा था और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड वहां पहुंच जाते हैं। जब वे अपनी गर्लफ्रेंड्स को मॉन्टी और स्पाइक के साथ देखते हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों तरफ से बहस शुरू हो जाती है। आसपास खड़े लोग समझ जाते हैं कि मामला अब हाथ से निकलने वाला है। एक औरत पहले ही पुलिस को फोन कर चुकी होती है। जैसा सब सोच रहे थे वैसा ही होता है और दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ मुक्के चलने लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं जबकि कुछ लोग खुद भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। लोगों को मेजों पर फेंका जा रहा होता है और कुर्सियां हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही होती हैं। पूरा माहौल बेकाबू हो जाता है। अगली सुबह मॉन्टी और स्पाइक जेल में होते हैं। लड़ाई की वजह से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी उनकी टीम का कोच चार्ली वहां आता है और उन्हें बताता है कि टीम की मैनेजमेंट उनकी जमानत के लिए कोई पैसा नहीं देने वाली है। यह सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि सीजन खत्म होने वाला था और आखिरी मैच भी पास आ चुका था। उन्हें डर था कि कहीं वे वह मैच न चूक जाएं। लेकिन चार्ली उन्हें समझाता है कि मैनेजमेंट को उनकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने पहले से ही नए और कम उम्र के खिलाड़ियों को टीम में लाने का फैसला कर लिया है ताकि टीम को फिर से बनाया जा सके। कुछ घंटों बाद दोनों को अदालत ले जाया जाता है। वहाँ उन पर कई आरोप लगाए जाते हैं। उन पर मारपीट करने और सामान तोड़ने जैसे मामले दर्ज किए जाते हैं। मॉन्टी और स्पाइक बार बार कहते हैं कि वे बेगुनाह हैं। वे अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं और जज से बहस करने लगते हैं। जज उनकी बातों से परेशान हो जाता है, इसलिए वह जानबूझकर उनकी जमानत की रकम $3000 तय कर देता है। उसे पता था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब दोनों को वापस जेल भेजे जाने की तैयारी होने लगती है। तभी अचानक डिनाल्डो वहां पहुंच जाता है और कहता है कि वह एक बहुत जरूरी आदमी का इंतजार कर रहा था। वह मॉन्टी और स्पाइक दोनों की जमानत और जुर्माना भरने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। दोनों को अपने माता पिता के सामने अपनी गलती माननी होगी। यह सुनकर स्पाइक थोड़ा परेशान हो गया। दूसरी तरफ मॉन्टी अभी भी यही सोच रहा था कि डिनाल्डो किसी बड़ी टीम का आदमी है। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत सच में बदलने वाली है। इसी वजह से उसने बिना ज्यादा सोचे इस सौदे को मान लिया। कुछ समय बाद डिनाल्डो दोनों को लेकर
न्यूयॉर्क चला गया। रास्ते भर स्पाइक डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि डिनाल्डो कोई छिपा हुआ पुलिस अफसर है जो उन्हें किसी जाल में फंसा रहा है। तभी डिनाल्डो ने साफ कहा कि वह किसी टीम के लिए काम करता है। उसे यह काम एक लॉ फर्म ने दिया था। यह सुनकर दोनों और भी ज्यादा हैरान हो गए। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े और शानदार प्रोग्राम में पहुंचे। फिर वे एक ऊंची कॉर्पोरेट बिल्डिंग में जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद मॉन्टी को अकेले अंदर भेज दिया गया। उसे बताया गया कि कुछ वकील उससे मिलना चाहते हैं। मॉन्टी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। अंदर पहुंचने पर उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। वहां मौजूद वकील उसे बताते हैं कि वे उसके एक रिश्तेदार के बारे में बात करना चाहते हैं। वह आदमी रिश्ते में उसके परदादा जैसा था, जिसका नाम रॉबर्ट था। कई साल पहले परिवार में एक बड़ी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के बाद रॉबर्ट परिवार छोड़कर चला गया था। फिर किसी ने उसे कभी नहीं देखा और न ही उसके बारे में कोई खबर मिली। अब इतने साल बाद सच्चाई सामने आती है कि रॉबर्ट देश के सबसे अमीर और मशहूर लोगों में से एक बन चुका था, लेकिन पिछले महीने उसकी मौत हो गई थी। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि अब मॉन्टी उसका इकलौता जिंदा वारिस था। यह खबर सुनकर मॉन्टी की आंखें खुली रह जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अचानक उसकी जिंदगी इतनी बदल सकती है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। रॉबर्ट ने अपनी वसीयत में कुछ खास शर्तें भी रखी थी। वकीलों ने रॉबर्ट का छोड़ा हुआ एक रिकॉर्ड किया गया मैसेज दिखाया। मॉन्टी ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। रॉबर्ट ने बताया कि मॉन्टी के दादा की 2 पत्नियां थीं। उनमें से एक मॉन्टी के परिवार की तरफ से थी। फिर रॉबर्ट ने कहा कि उसे दुख है कि मॉन्टी ने अपनी जिंदगी में अब तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की। उसके अनुसार किसी इंसान की पहचान उसके काम से होती है। अब मॉन्टी को साबित करना था कि वह सच में इतनी बड़ी दौलत का हकदार है। अगर वह सफल हो गया तो उसे रॉबर्ट की पूरी प्रॉपर्टी मिल सकती थी, लेकिन पहले उसे एक मुश्किल चुनौती पूरी करनी थी। रॉबर्ट ने उसके लिए 30 दिन की एक अजीब शर्त रखी थी। उसे $30 मिलियन दिए जाएंगे, जिन्हें 30 दिनों में खर्च करना होगा। रॉबर्ट की चुनौती सुनकर मॉन्टी पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे $30 मिलियन दिए जाने वाले थे, लेकिन उन्हें खर्च करने के कुछ सख्त नियम भी थे। उसे पूरे 30 दिन के अंदर सारे पैसे खत्म करने थे। आखिर में उसके पास सिर्फ वही कपड़े बचने चाहिए थे जो उसने पहन रखे होंगे। वह कोई भी चीज खरीद सकता था, लेकिन उसे बेकार समझकर फेंक नहीं सकता था। वह जो भी खरीदेगा उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी था। वह लोगों को नौकरी पर रख सकता था, लेकिन उन्हें उनके काम के हिसाब से सही पैसा देना होगा। वह किसी को पैसा बांट नहीं सकता था और महंगे तोहफे खरीद कर देना भी मना था। उसे सिर्फ 5% पैसा दान करने की इजाजत थी और सिर्फ 5% पैसा ही गैम्बलिंग में लगाया जा सकता था। सबसे जरूरी नियम यह था कि वह किसी को भी इस चैलेंज के बारे में नहीं बता सकता था। अगर उसने किसी को सच बता दिया तो वह तुरंत चैलेंज से बाहर हो जाएगा और सारी दौलत खो देगा। अगर मॉन्टी को लगता कि वह यह सब नहीं कर पाएगा तो उसके पास दूसरा रास्ता भी था। वह अभी इसी समय $1 मिलियन लेकर जा सकता था। वकीलों ने पहले से ही $1 मिलियन एक सूटकेस में रख दिए थे। मॉन्टी ने पूछा कि अगर वह चुनौती नहीं लेता तो बाकी पैसा कहाँ जाएगा। उसे बताया गया कि बाकी पैसा वापस लॉ फर्म के पास चला जाएगा। मॉन्टी कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने फैसला कर लिया कि वह चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। वकीलों ने कहा कि 30 दिन बाद ठीक रात 12 बजे उसे वापस आना होगा। उस समय उसके पास सिर्फ पहने हुए कपड़े होने चाहिए और बैंक अकाउंट में एक भी डॉलर नहीं बचना चाहिए। एंजेला नाम की एक अकाउंटेंट उसके सारे खर्चों का हिसाब रखेगी। साथ ही वह हर समय उस पर नजर भी रखेगी ताकि मॉन्टी कोई चालाकी न कर सके। मीटिंग खत्म होने के बाद मॉन्टी बाहर आया और स्पाइक को बताया कि वह $23 मिलियन का वारिस बन गया है। उसने डोनाल्डो को अपना फोटोग्राफर भी रख लिया। इसके बाद वे सीधे बैंक पहुंचते हैं ताकि यह पक्का कर सकें कि पैसा सच में मौजूद है। मॉन्टी के पहुंचते ही पूरा $30 मिलियन कैश निकाल दिया जाता है। बैंक मैनेजर उसे तरह तरह की योजनाएं बताने लगा और कहने लगा कि पैसा यहाँ लगाइए और फायदा पाइए। लेकिन मॉन्टी ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे ऐसा खाता चाहिए जिसमें उसे $1 का भी ब्याज न मिले। ये सुनकर एंजेला हैरान रह गई क्योंकि उसे असली वजह पता नहीं थी। तभी मॉन्टी ने बैंक के गार्ड से पूछा कि उसकी तनख्वाह कितनी है। जवाब सुनते ही उसने उसे ज्यादा पैसे देकर अपना बॉडीगार्ड बना लिया। इसके बाद उसने पूरी सिक्योरिटी टीम रख ली ताकि वह हर जगह सुरक्षित जा सके। स्पाइक अपने दोस्त को इस तरह पैसा उड़ाते देखकर परेशान हो रहा था, लेकिन मॉन्टी ने कहा कि उसके पास एक प्लान है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, मॉन्टी का यह अजीब खेल अब और भी मजेदार होने वाला है। अगर आपको भी जानना है कि वह 30 दिन में $30 मिलियन खत्म कर पाएगा या नहीं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही फिल्मों की मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही कमेंट में बताइए कि अगर आपको 30 दिन में इतना पैसा खर्च करने का मौका मिले तो आप खर्च कर पाएंगे या नहीं। इसके बाद मॉन्टी चार्ली को फोन करता है और कहता है कि अब वह पूरी टीम को नौकरी पर रखने वाला है और उसने उन्हें नई यूनिफॉर्म, अच्छी बेसबॉल टीम, बस और ज्यादा तनख्वाह देने का वादा भी किया। चार्ली को लगा कि मॉन्टी मजाक कर रहा है, इसीलिए उसने फोन काट दिया। इसके बाद मॉन्टी सड़क पर चल रही एक टैक्सी को रोकता है
और ड्राइवर से कहता है कि अगले पूरे 1 महीने तक वह उसका पर्सनल ड्राइवर रहेगा। ड्राइवर पहले तो हैरान होता है, लेकिन इतनी बड़ी ऑफर सुनकर तुरंत तैयार हो जाता है। इसी दौरान मॉन्टी को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी आखिर क्या कर रहा है। तभी मॉन्टी वहाँ मौजूद सभी लोगों को दोपहर के खाने का इन्विटेशन दे देता है। इसके बाद पूरा ग्रुप एक बड़े रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहाँ मॉन्टी सबसे महंगी ड्रिंक्स मंगवाता है और गाना बजा रहे म्यूजिशियन से कहता है कि कुछ और बजाओ, क्योंकि यहाँ का माहौल उसे बहुत शांत लग रहा था। खाने के दौरान मॉन्टी लगातार एंजेला से बातें करता रहता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी एंजेला बताती है कि उसकी एंगेजमेंट वॉरेन नाम के एक वकील से हो चुकी है जो समाज सेवा करता है। एंजेला बताती है कि वॉरेन अपना ज्यादातर समय चैरिटी और लोगों की मदद में बिताता है, इसी वजह से वह उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता। ये सुनकर मॉन्टी मजाक में उसे भी बुलाने की बात कहता है। मॉन्टी हंसते हुए कहता है कि वॉरेन को भी यहाँ बुला लो और जितना पैसा वह कमाएगा वह उसे दे देगा। लेकिन एंजेला तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि दुनिया की हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। धीरे धीरे पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि एक अजीब करोड़पति खुलेआम पैसा खर्च कर रहा है। लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं और हर तरफ उसका नाम चर्चा का विषय बन जाता है। जब मॉन्टी होटल पहुंचता है तो वहाँ रिपोर्टर पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मॉन्टी उनसे कहता है कि वह बहुत सारे लोगों को नौकरी देने वाला है। इसके साथ ही वह स्पाइक को अपनी नई कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर देता है। फिर वह होटल मैनेजर को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाने का ऐलान कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। शुरुआत में मैनेजर ये जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है और वह कहता है कि ऊपर की 2 फ्लोर्स पहले से बुक हैं। लेकिन मॉन्टी कहता है कि वह 10 गुना ज्यादा पैसा देगा, पर उसे वही फ्लोर्स चाहिए। इतना सुनते ही मैनेजर तुरंत मान जाता है। इसके बाद पूरा ग्रुप शानदार कमरों में रहने चला जाता है। मॉन्टी और स्पाइक नए सूट किराए पर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी का मजा लेने लगते हैं। शाम को एंजेला का होने वाला हस्बैंड यानी कि उसका फियांसे वॉरेन उसे लेने आता है। मॉन्टी मौका देखकर तुरंत उसकी चैरिटी के लिए पैसा दान कर देता है। वॉरेन कमरे की सजावट और पुरानी चीजों को ध्यान से देखने लगता है। वॉरेन को पुराने सामान और सजावट की काफी जानकारी थी। उसकी बातें सुनकर मॉन्टी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि आज से वॉरेन उसका पर्सनल डेकोरेटर होगा और उसे बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। मॉन्टी कहता है कि वह वॉरेन को इतनी तनख्वाह देगा जितनी वह पूरी जिंदगी वकालत करके भी नहीं कमा सकता। वॉरेन बिना ज्यादा सोचे यह ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और तुरंत काम के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर एंजेला हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वॉरेन पैसों के लिए बिना कुछ सोचे काम के लिए तैयार हो गया। उसे लगने लगता है कि पैसा लोगों को बहुत जल्दी बदल देता है। अगली सुबह वॉरेन अपने लॉ फर्म पहुंचता है और अपने बॉस से 1 महीने की छुट्टी मांगता है। बॉस छुट्टी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में उसे एक खास काम सौंप देता है। बॉस वॉरेन से कहता है कि वह मॉन्टी की हर हरकत पर नजर रखे और सारी जानकारी उसे देता रहे। साथ ही वह चेतावनी देता है कि एंजेला को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उधर मॉन्टी का ऑफिस लोगों से भरने लगता है। वह तेजी से लोगों को नौकरी पर रख रहा था। हालत यह थी कि वह ऐसे लोगों को भी काम दे रहा था जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। इसी दौरान वॉरेन अपनी पत्नी मैरिलिन को भी मॉन्टी के पास लेकर आता है। मैरिलिन एक इंटीरियर डिजाइनर थी और उसके पास सजावट के बहुत सारे आइडिया थे, लेकिन एंजेला को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब वॉरेन और मैरिलिन डेकोरेशन कर रहे होते हैं तो अचानक मॉन्टी उनके पीछे आ जाता है। मैरिलिन का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से वॉरेन का पैर फिसल जाता है और वह रंग की बाल्टियों में गिर पड़ता है। इसके बाद भी मैरिलिन अपने सजावट के नए नए विचार मॉन्टी को बताती रहती है, लेकिन मॉन्टी उससे कहता है कि जो भी प्लान उसके मन में है उसे बिना सोचे पूरा कर दे। मॉन्टी साफ कहता है कि पैसों की चिंता बिल्कुल न करे, क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। ये सुनकर मैरिलिन और भी ज्यादा एक्साइटमेंट से काम करने लगती है और नए बदलाव शुरू कर देती है। कुछ ही समय बाद अजीब और हैरान करने वाले विचार रखने वाले लोग मॉन्टी के पास पहुंचने लगते हैं। हर कोई उससे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांग रहा था और उम्मीद कर रहा था कि उसे मदद मिल जाएगी। एक आदमी मॉन्टी के पास आकर कहता है कि उसे $3 मिलियन चाहिए। उसका सपना था कि नॉर्थ पोल से एक बड़ा बर्फ का पहाड़ अफ्रीका लाया जाए ताकि वहां लोगों को साफ पानी मिल सके। स्पाइक और एंजेला को यह आइडिया पूरी तरह बेकार लगता है। वे मॉन्टी को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इतने पैसे को ऐसे किसी काम में लगाना सही नहीं होगा, लेकिन मॉन्टी उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वह उस आदमी को पैसा दे देता है क्योंकि उसे किसी भी तरह अपना पैसा खर्च करना था और वह इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद मॉन्टी एक आदमी को काम पर रखता है ताकि वह उसके 5% पैसे को हॉर्स रेसिंग की शर्तों में लगा सके और गैम्बलिंग कर सके। इस तरह वह चुनौती के नियमों के अंदर रहते हुए पैसा खर्च कर सकता था। फिर मॉन्टी चार्ली को फोन करता है और कहता है कि अब उनकी टीम सबसे बड़ी टीम की तरह मुकाबला करेगी। वह वादा करता है कि टीम का हर खर्च अब वही उठाएगा और किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना ही नहीं, मॉन्टी बाकी खिलाड़ियों को तुरंत बुलाने के लिए हेलीकॉप्टर
पोस्टर भी भेज देता है। वह चाहता था कि पूरी टीम जल्द से जल्द उसके साथ जुड़ जाए और बड़े मैच की तैयारी शुरू करे। जब खिलाड़ी वहां पहुंचते हैं तो मॉन्टी उनका शानदार स्वागत करता है। वह खुशी से देखता है कि सभी नए यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और अब उनकी टीम पहले जैसी कमजोर नहीं दिख रही थी। मॉन्टी ने सभी के लिए रहने का इंतजाम भी किए थे। खिलाड़ी उसकी दयालुता देखकर खुश हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वकील ये सब देखकर समझ जाते हैं कि उन्होंने उसे अंडर एस्टिमेटेड कर दिया था। वकीलों को लगने लगता है कि शायद उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मॉन्टी इतने अलग तरीके से पैसा खर्च करेगा और फिर भी नियमों के अंदर रहेगा। इसके बाद मॉन्टी खुद भी यूनिफॉर्म पहनकर मैदान में प्रैक्टिस करने लगता है। वह चाहता था कि आने वाले बड़े मैच में उसकी टीम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे और सबको चौंका दे। कुछ समय बाद उस बड़े मैच की घोषणा कर दी जाती है, जिसका सभी को इंतजार था। इसी बीच स्पाइक और एंजेला एक फाइनेंशियल एडवाइजर को लेकर आते हैं ताकि वह मॉन्टी को समझा सके। फाइनेंशियल एडवाइजर मॉन्टी को बताता है कि पैसा समझदारी से कैसे खर्च किया जाता है, लेकिन मॉन्टी उसे कमीशन पर रखने की बजाय सीधी तनख्वाह पर रख लेता है, जिससे वह भी हैरान रह जाता है। एडवाइजर एक प्लान बनाता है और समझाने की कोशिश करता है कि कौन सा फैसला सही रहेगा, लेकिन मॉन्टी उसकी किसी भी सलाह से सहमत नहीं होता और अपनी ही राह पर चलता रहता है। इसी दौरान स्पाइक और मॉन्टी बेसबॉल खेलकर अपना मन हल्का करते हैं। खेलते समय स्पाइक बताता है कि अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वह ज्वेलरी या स्टैम्प्स में इन्वेस्ट करता। स्पाइक की बात सुनते ही मॉन्टी के दिमाग में एक नया विचार आ जाता है। उसे लगता है कि शायद वह पैसा खर्च करने का एक और अनोखा तरीका ढूंढ चुका है और तुरंत वहां से निकल पड़ता है। स्पाइक की बात सुनने के बाद मॉन्टी सीधे एक स्टैम्प की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां वह दुनिया के सबसे महंगे स्टैम्प्स में से एक स्टैम्प खरीद लेता है। उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि यह खबर तेजी से फैलने लगती है। अगले दिन जब वकीलों ने यह खबर देखी तो वे हंसने लगे। उन्हें लगा कि मॉन्टी से आखिरकार गलती हो गई है। उनके हिसाब से स्टैम्प एक संपत्ति थी और उसकी कीमत समय के साथ कम नहीं होने वाली थी। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें मॉन्टी की तरफ से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मॉन्टी ने वही बेहद महंगा स्टैम्प इस्तेमाल करके वह पोस्ट कार्ड भेजा था। अब वह स्टैम्प हमेशा के लिए खर्च हो चुका था। वकील समझ जाते हैं कि मॉन्टी ने फिर से नियमों के अंदर रहकर पैसा खत्म करने का रास्ता निकाल लिया है और उनकी योजना फिर नाकाम हो गई। इसके बाद वकीलों को उम्मीद थी कि वॉरेन उन्हें मॉन्टी के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जिससे उसे चैलेंज से बाहर किया जा सके। कुछ समय बाद मॉन्टी को खबर मिलती है कि आइसबर्ग कंपनी के शेयर्स अचानक 10 गुना बढ़ गए हैं। यह उसी इन्वेस्टमेंट का नतीजा था जिसमें उसने पहले पैसा लगाया था। यह सुनकर मॉन्टी खुश होने की बजाय परेशान हो जाता है। वह तुरंत आदेश देता है कि सारे शेयर्स बेच दिए जाएं, क्योंकि उसे और पैसा कमाने की जरूरत नहीं थी। इसके तुरंत बाद उसे पता चलता है कि जिस आदमी को उसने हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाने के लिए रखा था, उसने भी सारी शर्तें जीत ली हैं। अब मॉन्टी के पास पहले से भी ज्यादा पैसा आ गया था। यह सुनकर मॉन्टी घबरा जाता है। वह एंजेला से कहता है कि जो पैसा आया है उसे तुरंत चैरिटी में दे दिया जाए ताकि उसका टारगेट और मुश्किल ना हो जाए। इसी बीच मैरिलिन कमरे की सजावट पूरी कर देती है। उसने कमरे में बहुत सारी नई चीजें जोड़ दी थी और पूरा कमरा पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगा था। लेकिन मॉन्टी कहता है कि अब उसके पास इतना पैसा नहीं बचा कि वह हर नई चीज पर खर्च करता रहे। दूसरी तरफ वॉरेन अपने काम में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे बाकी बातों का ध्यान ही नहीं रहता। एक दिन एंजेला मॉन्टी को खाने के लिए बुलाती है। बातचीत के दौरान वह कहती है कि उसे यह देखकर हैरानी होती है कि मॉन्टी इतना पैसा होते हुए भी लोगों की मदद कर रहा है। जब दोनों बाहर जाने वाले होते हैं तभी एक आदमी गलती से मॉन्टी की कार को पीछे से टक्कर मार देता है। नुकसान बहुत छोटा था, लेकिन मॉन्टी फिर भी उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करता है। जब उस आदमी को पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति मॉन्टी है तो वह चोट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है। वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे बहुत गंभीर चोट लगी हो। मॉन्टी उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और उसे कॉम्पेंसेशन के रूप में काफी पैसा दे देता है। यह देखकर एंजेला बहुत नाराज हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। एंजेला कहती है कि वह हर जगह बिना सोचे समझे पैसा बांट रहा है। दूसरी तरफ वॉरेन खिड़की से यह सब देख रहा था, जबकि मैरिलिन उसके पास खड़ी हुई थी। मैरिलिन वॉरेन से कहती है कि शायद मॉन्टी को एंजेला पसंद है। वह यह भी कहती है कि एंजेला उसकी बॉस नहीं है। फिर भी वह मॉन्टी को ऐसे डांटती है जैसे दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता हो। बाद में रेस्टोरेंट में खाना खाते समय वॉरेन एंजेला से कहता है कि उसकी और मॉन्टी की दोस्ती जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। उसे शक है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये बात सुनकर एंजेला बहुत दुखी हो जाती है। उसे गुस्सा भी आता है और वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, जबकि वॉरेन अपनी कही हुई बातों के बारे में सोचता रह जाता है। इसी बीच एक रिपोर्टर खबर में बताता है कि मॉन्टी ने ऑक्शन में 114 साल पुरानी लिकर की कई बोतलें खरीद ली हैं। उसने भारी रकम नकद दी और फिर उन महंगी बोतलों को खोलकर लोगों को पीने के लिए दे दिया। कुछ समय बाद स्पाइक फाइनेंशियल एडवाइजर
एडवाइजर एडवीर को लेकर आता है। वह मॉन्टी को बताता है कि उसने चुपचाप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। उन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मॉन्टी को $10 मिलियन का फायदा हो गया था। ये सुनते ही मॉन्टी का चेहरा उतर जाता है। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि पैसा बढ़ने पर कोई दुखी कैसे हो सकता है, लेकिन मॉन्टी के लिए यह नई परेशानी बन चुकी थी। उसी समय वॉरेन आता है और कहता है कि उसे फर्नीचर किराए पर लेने के लिए $2000 चाहिए। मॉन्टी उसे पैसे दे देता है और फिर कुछ देर अकेले रहने के लिए सबको बाहर भेज देता है। जब मॉन्टी टीवी चालू करता है तो उसे पता चलता है कि शहर का मेयर अगले चुनाव के प्रचार पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। मॉन्टी सोचता है कि अगर वह खुद चुनाव लड़े तो प्रचार पर बहुत पैसा खर्च कर सकता है। उसे लगता है कि शायद यही तरीका उसकी बची हुई रकम खत्म करने में मदद करेगा। एंजेला को यह विचार अच्छा लगता है। उसे लगता है कि मॉन्टी लोगों की मदद करना चाहता है, इसलिए राजनीति में जाना उसके लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉन्टी रिपोर्टर्स से कहता है कि लोगों को किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहिए। वह यहाँ तक कह देता है कि उसे भी वोट देने की जरूरत नहीं है। मॉन्टी कहता है कि सारे उम्मीदवार चोर हैं और केवल मूर्ख लोग उन्हें वोट देते हैं। वह इसी संदेश का प्रचार पूरे शहर और फिर पूरे देश में करवाने लगता है। उसका प्रचार इतना फैल जाता है कि हर जगह उसी की चर्चा होने लगती है। लोग उसकी साफ बातों से प्रभावित हो जाते हैं और उसे बाकी नेताओं से ज्यादा ईमानदार मानने लगते हैं। धीरे धीरे मॉन्टी लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो जाता है। दूसरी तरफ एंजेला अकाउंटिंग बुक देखकर परेशान हो रही थी, क्योंकि अब पैसा तेजी से खत्म होने लगा था। बाकी दोनों उम्मीदवार आपस में मिल जाते हैं। उन्हें लगता है कि मॉन्टी टीवी पर उनका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वे उसके खिलाफ बदनामी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मॉन्टी खुशी खुशी $4 मिलियन का जुर्माना भर देता है। इसके बाद आखिरकार वह बड़ा मैच आ जाता है, जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था। मैच से पहले मॉन्टी अपनी टीम से कहता है कि आज उन्हें दुनिया को दिखाना है कि वे उतने बेवकूफ नहीं हैं जितना लोग उन्हें समझते हैं। सभी खिलाड़ी एक्साइटमेंट से मैदान में उतरते हैं। मैच शुरू होने से पहले एक ट्रेन मैदान के बीच से गुजरती है। उस ट्रेन पर मॉन्टी ने अपने चुनाव प्रचार की एडवर्टाइजमेंट लगवा रखी थी, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। मैच के दौरान स्पाइक दूसरे खिलाड़ी को चिढ़ाने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि झगड़े की नौबत आ जाती है और आखिरकार उसे टीम से निकाल दिया जाता है। उधर वॉरेन ज्यादा से ज्यादा सामान किराए पर ले रहा था, लेकिन बाद में उसे वापस करके जमा की गई रकम वापस हासिल कर लेता है। दूसरी तरफ मैच में उनकी टीम हार जाती है। मैच के बाद मॉन्टी चुनाव लड़ने का विचार छोड़ देता है। वह कहता है कि पैसे से वोट खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अच्छा खिलाड़ी सिर्फ मेहनत से बनता है। फिर वह चुनाव से हट जाता है। अब उसके पास ज्यादा पैसा नहीं बचा था, इसलिए वह कहता है कि जो भी रकम बाकी है उसे आखिरी पार्टी पर खर्च कर दिया जाए और जितने लोगों को बुला सकते हो बुलाया जाए। रात को एंजेला हिसाब बंद करती है और देखती है कि खाते में एक भी डॉलर नहीं बचा है। लेकिन जब मॉन्टी उसे पार्टी में बुलाने आता है तो वह बहुत गुस्से में उसे मना कर देती है। एंजेला को लगता था कि मॉन्टी ने बेकार चीजों पर बहुत पैसा बर्बाद किया है। गुस्से में वह वहां से चली जाती है और मॉन्टी का प्यार का इजहार सुन ही नहीं पाती। पार्टी के दौरान पता चलता है कि डोनाल्डो चोरी कर रहा था। दूसरी तरफ मॉन्टी के लिए काम करने वाले लोग दुखी थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका मालिक अब पूरी तरह कंगाल हो चुका है। अगली सुबह मॉन्टी पुराने यूनिफॉर्म में तैयार होकर लॉयर के ऑफिस की तरफ निकलता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि चुनाव में कोई नहीं जीता, क्योंकि लोगों ने किसी को वोट ही नहीं दिया। जब वह ऑफिस पहुंचता है तो सिर्फ कुछ मिनट बचे होते हैं। तभी वॉरेन उसे वह पैसा लौटाता है जो फर्नीचर की जमा रकम के रूप में वापस मिला था और मॉन्टी घबरा जाता है। मॉन्टी लॉयर से कहता है कि वह हार गया है। तभी एंजेला वहां पहुंचकर वॉरेन और वकीलों की पूरी सच्चाई सबके सामने बता देती है। वॉरेन गुस्से में मॉन्टी को मुकदमे की धमकी देता है। तब मॉन्टी एंजेला को अपना लॉयर बना देता है और वॉरेन से मिला पैसा उसे सौंप देता है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, एंजेला तुरंत उसकी रिसीट बना देती है। आखिरी पल में मॉन्टी का बैंक बैलेंस पूरी तरह 0 हो जाता है। फैसला सुनाया जाता है कि मॉन्टी चुनौती जीत चुका है और अब पूरी विरासत उसी की होगी। वकीलों की धोखाधड़ी भी सामने आ जाती है और उनकी योजना नाकाम हो जाती है। मॉन्टी अपनी जीत का जश्न मनाता है और एंजेला के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करता है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, जो आप इसी तरह की और वीडियोस देख पाए। और अगर मॉन्टी की जगह आप होते तो आप क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में।